राजीव पांडे, आपकी तरफ ही मैं रुक करूंगा। तस्वीरें आपने देखी होंगी, 37 लाख नौजवान सड़कों पर हैं। रोजगार, हम दूसरी बात करें कि रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन छात्र तो ये सवाल उठा रहे हैं कि हम तो सेंटर तक सही तरीके से पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। एक छात्र बता रहा था कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने परीक्षा का फॉर्म भरा है तो परीक्षा सेंटर तक केवल 65 या 70 ही पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए रवि जी, जो सडन सर्ज है लोगों का कि आप उसके हिसाब से तो जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो आपकी परिवहन की व्यवस्था है, उस तरीके से तो नहीं हो सकती। लेकिन दो तीन बातें जो आपके अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे, मानस जी, कि क्या हम सेंटर को लोकलाइज्ड कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। सरकार इसमें जरूर देखेगी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़े। देखिए आजकल कंप्यूटर सिस्टम के कारण से अब दो बातें, एक तो बार बार हर जगह जब बड़े अधिकारी ही जब इसमें लिप्त पाए जाते हैं, आप हमको अपने तरफ भी देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि जो बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्हीं की अरेस्टिंग हो गई क्योंकि उन्होंने वो पेपर लीक किया। तो इसलिए कंप्यूटर के थ्रू कि लोग दूसरी जगह जाकर के दें जहां पर उनका कनेक्ट हो और ये पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए सेंटर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उसके लिए सरकार को नए तरीके से देखना है कि कितनी नजदीक में हम कर पाए जिससे लोगों को ज्यादा दूरी तक जाना नहीं पड़े। लेकिन जहां तक आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया कोविड और अभी जो रूस यूक्रेन वार है उसका इफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया की बात देखें तो आज तक सीएमआई डाटा के हिसाब से जो हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट था वो था 2011 में 11.18, 2018 में 5.33 था। इसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, 2021 में जाकर के 5.98 हो गया और ये 7% के ऊपर गया। देखिए हमारी सरकार में हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज अब इसमें गिरावट शुरू हो गई है और अगर आज आप डाटा देखें सीएमआई का तो ये 6.3% है और रूरल में कम है, रूरल में 6% है। यानी जो सरकार की जो एफर्मेटिव एक्शन है इससे रूरल डिस्ट्रेस कम है। और इस कारण से अगर आप देखिए कि जो परिस्थिति 7.1 तक चली गई थी वो नीचे घट करके अब 6.3 तक आई। और मैं ईपीएफओ के डाटा से, मैं केवल मुजबानी बात नहीं कर रहा हूं, ईपीएफओ के डाटा से जून 2022 में 18 लाख लोगों का देश में जुड़ा है और 12 लाख केवल 5 स्टेट में, मैं नाम भी बता रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा। तो देखिए धीरे धीरे जो परिस्थिति है ना वो इंप्रूव कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अगर 37 लाख लोग सडनली एक दिन ट्रेन में आएंगे तो अव्यवस्था होगी। इसके लिए दूसरे तरीके हैं कि आप लोकलाइज करिए, जो मैंने कहा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी किसी का फोटो, कहीं का फोटो लगा करके चलाते हैं, आज तो उनके लोगों ने वो नाइजीरिया का एक फोटो डाल दिया भारत जोड़ो में और यूपी वाले ट्रेन में कहीं और का ट्रेन डाल दिया कि ये इस तरीके से हर बात पे राजनीति करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और जहां तक बात है कि जो एफर्मेटिव एक्शन है उसका अगर इंपैक्ट नहीं होता तो इतनी बड़ी महामारी हो या जो परिस्थिति दुनिया आज देख रही है जी, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ निगेटिव की तरफ जा रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि पूरी दुनिया में जो ग्रोथ रेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसमें भी इंडियन इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्मेंस 7% के करीब करेगी। और अगर आप आज देख लीजिए कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट होने के कारण से, जिस तरीके से जो स्कीम्स है, जिनको इंसेंटिव वाले जो स्कीम है, उससे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं रोजगार की जब भी बात आती है तो सरकार कोरोना को सामने ले आती है। कोरोना का काल आया, उससे रफ्तार रुकी जिंदगी की, अर्थव्यवस्था की, नौकरियों की। लेकिन अब तो जिंदगी पटरी पे लौटने लगी है ना। अब आप कोरोना का बहाना कब तक लगाते रहेंगे? एक आंकड़ा मैं भी आपको दे दूं, क्योंकि आप आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, मैं एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दूं। ये अगस्त महीने का आंकड़ा है, अगस्त महीने का आंकड़ा है जिसमें ये कहा जा रहा है रजिस्टर हुए हैं कि नहीं जून में। नहीं, 18 लाख लोग जून में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं 2022 में, ये आप आंकड़ा मेरा बता दीजिए, मैं माफी मांग करके चला जाऊंगा। देखिए ईपीएफओ में बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो शुरू में अपने एम्प्लॉइज को ईपीएफओ नहीं देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, बाद में वो सारी चीजें उसको कंटिन्यू करती हैं। वो सिर्फ आधार नहीं कहा जा सकता है कि नया रोजगार लगा है, वो एक व्यवस्था है। लेकिन आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये अगस्त महीने का यानी हाल का ही है, 8.3% पर यह बेरोजगारी की दर है और ये एक साल में सबसे ज्यादा है। और रोजगार कितने घटे हैं? 20 लाख रोजगार कम हुए। तो आंकड़ों में उलझाना बहुत आसान है। आंकड़ा गलत है, ये आंकड़ा गलत है सर। अगस्त का आंकड़ा, ये सीएमआई का ये आंकड़ा है। ये नहीं 6.3 है आज। मैं अभी आपके चैनल पे आने से पहले बता रहा हूं
के रेट में 6.3% है। और 2011 में जब कुछ नहीं था, ना कोरोना था ना वॉर था, तो 11.18%। और मैं आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार इसके लिए काम कर रही है। आज आप 13,000 करोड़ केवल आप एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में कर रहे हैं, तो इंडिया में बन रहा है ना, तो किसी को तो काम मिल रहा है। अगर आप, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक बहुत बड़ी 140 करोड़ का देश है, 23-24 करोड़ लोग यूपी में हैं, सरकार उस पर काम कर रही है। मैं इसलिए एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें 50 लाख से ज्यादा अभी भी वेकेंट पोस्ट हैं, वो सरकारें क्यों नहीं भरती? ये भी तो सवाल है ना। और कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है इस देश में बेरोजगारी को लेकर, नौकरी को लेकर। ईपीएफओ का एक आंकड़ा हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक आधार नहीं माना जा सकता कि इतनी नौकरियां लगी। और ये सिर्फ एक सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे, मैं कह रहा हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 50 लाख अभी भी नौकरियां खाली हैं, पोस्टें खाली हैं, वो क्यों नहीं भरी जाती? रवि जी, मैं आपसे सहमत हूं, रवि जी मैं आपसे सहमत हूं। इसके पीछे अगर देंगे ना, ये खाली जो पद रह गए, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि 2-2.5 साल की परिस्थिति में ना, इवन मिलिट्री में भी भर्ती नहीं हुई जो अब भर्ती शुरू हुई। आप समझिए, जो ये दूसरी तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई हर स्टेट गवर्नमेंट में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप खाली पदों को भरिए, और ये भर्ती की प्रक्रिया बहुत ज्यादा शुरू भी हुई है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। चयनिका उनियाल जी कांग्रेस की तरफ से हैं। वही मेन सवाल, इस देश में जब भी चुनाव होते हैं तो हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान, जाति, धर्म, ये मुद्दे होते हैं। लेकिन एक इस देश में किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर देश को मजबूत बनाना है तो उस देश का नागरिक आत्मनिर्भर होना चाहिए। और वो आत्मनिर्भर कैसे होगा? उसे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, उसे अच्छा रोजगार मिलेगा, उसकी मेहनत के मुताबिक उसे सैलरी मिलेगी। ये अहम मुद्दे क्यों नहीं है किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की बात की है। हम भावनाओं की राजनीति पे नहीं, बल्कि जो आम जनता के मुद्दे हैं और विकास की बात है उस पे बात करते हैं। अभी जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, उन्होंने बड़े आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की, पर आंकड़े अगर देखें तो आंकड़ों से खेलना आसान है, अपने फेवर में आप खेल रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में आपके आंकड़े बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के खुद के पास 10 लाख नौकरियां अभी बाकी हैं, जिन पे भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं है। और आप ये देखिए कि अभी भी हाल ही में एक सूचकांक आया है भुखमरी का, जिसमें भारत जो है 107वें नंबर पे पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश हमसे बेहतर कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक और आंकड़ा आया था। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तो आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद राजीव जी आपको पूरा मौका दूंगा। पांडे जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का, इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। बोल के उनकी बात दबाने की कोशिश ना करें। बोलिए चयनिका जी, बात दबाने की क्या करें, बोलिए। ठीक है ना, आपको मौका मिला, आपने बोला। दूसरी चीज आप ये देखिए, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था कि 2021 में सबसे ज्यादा लोगों ने जो है आपके आत्महत्या की। तो आप ये सोचिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं, खुद ये कह रहे हैं कि इतने लोगों की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है। जब आपको पता था कि इतने लोग जाने वाले हैं परीक्षा में, तो क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि उसके अनुसार प्लान करें? जब चीजें बिगड़ जाएंगी उसके बाद क्या आप प्लान करेंगे? 33% विद्यार्थी जो परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए सरकार की क्या योजना है? क्या उनको वो दोबारा मौका देगी, या उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? उसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? जो आपके यहाँ लोग नकल कराते हुए पकड़े गए, तो जो व्यक्ति बेचारा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ आप कैसे जस्टिस करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि क्यों, किसने नकल की और किसने नहीं की? तो इन सब पे इनके पास कोई जवाब है? अगर जवाब है तो वो जवाब दें, अन्यथा ये कह करके कि जी बहुत अच्छा हो रहा है, इस चीज से बाहर निकलिए और वास्तविक मुद्दों पे सोचिए। क्योंकि आपकी जो शिक्षा की बात करोगे आप, तो शिक्षा में भी आप देख रहे हो कि अभी हाल ही में न्यूज में है, मैं नहीं कह रही हूँ कि न्यूज के अंदर है, कि आपके IIT मुंबई में आपकी PhD की 170 गुना फीस बढ़ी है, इलाहाबाद का 400 गुना फीस बढ़ी। वो तो खुद बच्चे वहां पे, लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाहते।
पे सरकारों का काम ये होता है कि सवाल हमेशा सरकार से होते हैं भाई साहब। जब कांग्रेस सरकार में थी उससे खूब सवाल हुए और सरकारों से ही सवाल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नए तरीके का दौर है कि आप हमेशा विपक्ष पे सवाल दाग करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से राजीव पांडे जी से जवाब रवि जी, तीन बातें छोटी छोटी बात। सबसे पहले कोई हंगर इंडिया इंडेक्स का जो एक डाटा लेके लोग घूम रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के पोजीशन में है, श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है। भारत सरकार ने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को क्या मदद की है, लेकिन हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर दिखाया गया है। क्यों? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भारत के टुकड़े बाहर के थ्रू करना चाहते हैं, इंडिया में तो कर नहीं पाए। अभी कल हम देखा है कि एक अखबार में छपी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत के खिलाफ कौन लोग हैं? ये कांग्रेसी एजेंट जो बाहर से सेटल्ड है, जो एक ग्रुप है भारत तोड़ो अभियान का, ये ग्रुप जिसमें आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलेंगे इंडिया में, ये गलत डाटा देते हैं और ये करवाते हैं। वो हंगर इंडेक्स वाले को जो बोलना है बोले, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं चैनिका जी से सवाल पूछता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में 2.5 साल तक इनकी सरकार थी, इन्होंने कितने रोजगार दिए? पूरे देश में जब मोदी जी ने 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे घटाया, इन्होंने 10 पैसा भी घटाया था। राजस्थान में इनकी सरकार है, इन्होंने कितने रोजगार दिए वो बताएं। मैंने क्या रोजगार दिया? पांडे जी सरकार ने क्या रोजगार दिया? 18 लाख का मैं लेके आऊं। पांडे जी रवि जी एक लाइन लास्ट। रवि जी मैं एक बात कह रहा हूं, भारत सरकार कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि कैसे हम इस परिस्थिति को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। पांडे, किस प्रकार से अब मेरा सवाल, क्योंकि आपने पेट्रोल का जिक्र किया है, तो मेरा सवाल, क्योंकि कल ही और आज ही सुबह यह खबर आई है कि दूध के दाम, फुल क्रीम दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं और देश के सभी राज्यों में बढ़े हैं, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़े हैं। तो ये क्या चुनाव देखकर महंगाई आती है क्या? यानी देश में हर महीने चुनाव करते रहे तो महंगाई आएगी नहीं? ये कौन सा विरोधाभास है? नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि वहां लोकल प्रोडक्शन अमूल का है, इसके कारण से नहीं हुआ। उसके बारे में मुझे जानकारी है ना, आपने मुझे सीधा सवाल पूछ लिया। नहीं, चैनिका जी से मैंने जो सवाल पूछा है उसके देखिए, अभी आपने कहा हर स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व है के बारे में। मैंने आपको सारे डाटा दिया, क्योंकि लेकिन स्टेट वाइज भी अगर आप जा करके देखें रवि जी, तो आज मैं कह रहा हूं सारी सरकारें कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो आरोप लगाते हैं उस पर मैंने जवाब दिया। नहीं, ठीक है। मैं अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करूंगा, लेकिन क्योंकि ये सवाल हमेशा उठता है जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोल के दाम नीचे हो जाते हैं, और चुनाव आते हैं तो दूध के दाम उन तमाम राज्यों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां दूध के दाम नहीं बढ़ते हैं। अब सीधा रुक करता हूं मैं शहजाद अब्बास। राजीव जी, अब इनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। शहजाद अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रदेश में 37 लाख नौजवान परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मात्र 65% पहुंच पाते हैं, अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया कि कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, उनके लिए समाजवादी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? कहां है समाजवादी पार्टी? देखिए, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजीव रंजन जी हो या मानस श्रीवास्तव जी हैं, ये सब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीन पर रह के आंकड़े जो हैं वो पेश करते हैं। आपको पीछे जाना पड़ेगा, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार थी, उसके अंदर 19 पर्चे लीक हुए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे सबक नहीं लिया है। ये पर्चा, कल का जो पर्चा है वो लीक होने के साथ साथ आप देखिए, सबसे अफसोसनाक है कि उत्तर जो कुंजी है वो बिक रही थी, वो पैसे के जरिए बेची जा रही थी। जो छात्र पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाएं देने आ रहे हैं, किस मुश्किल की घड़ी में कोरोना से निकलने के बाद किस तरीके से उन्होंने फीस दी होगी अपनी, और किस तरीके से किन हालातों में वो आए हैं अपने परिवार के साथ। कोई अपनी बेटी के साथ आया, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ, और किस तरीके की परेशानियों का वो लोग सामना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहा जाता है राम राज्य की सरकार है। हजारों हिंदू यहाँ पे वहां पे आते हैं और परीक्षा देने के लिए आते हैं। वहां पे अव्यवस्था का हालत ये है, कहाँ गई वो पारदर्शिता जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम पर्चे के अंदर परीक्षाएं जो कराएंगे वो बहुत साफ सुथरी कराएंगे। हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पर्चे लीक होते हैं। क्या परेशानियां होती है? आप परिवहन विभाग को आप देख लीजिए, परिवहन विभाग का क्या हाल है, बसों का क्या हाल है, क्या व्यवस्था।
जनता पूरी तरीके से परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कान पे जूं नहीं रखती है। ये झूठे आंकड़े पेश करने में बहुत माहिर है। आप देखिए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो किस तरीके से आंकड़े पेश कर रहे थे और कोरोना की दुहाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की पिछली 5 साल की सरकार में इन्हें समाजवादी पार्टी को दोष देते हुए सरकार को चलाया और हमारे कामों के रिबन काटे थे। अब ये कोरोना की दुहाई दे रहे हैं। कोरोना से देश निकल चुका है, बाहर आ चुका है। शायद ये अभी कोरोना के हालातों में जी रहे हैं। शहजाद जी, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पक्षपात। शहजाद जी थोड़ा सा काउंटर सवाल सुन लीजिए। शहजाद जी, आप आरोप लगा रहे हैं और ये जाहिर सी बात है, सवाल उठने भी चाहिए, सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन जब आप सरकार में थे, आप सत्ता में थे, तो आप पे भी आरोप लगते थे ना कि यूपी में जो भी नौकरियां लगती हैं उसमें यादव ही यादव नजर आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सरकार इसके लिए जवाबदेह है, एक पूरा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेह तो है ना। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि जहां देखिए पुलिस में, टीचर में यादव ही यादव नजर आते हैं। देखिए रवि जी, ये आप बातें कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो आप ही लोग हैं। लेकिन आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के ऊपर पर्दे डाले और आपने इस तरीके से विपक्ष को दिखाया कि जैसे सारी गुनाहगार विपक्ष है, जबकि सत्ता पक्ष की कमियों को आपने जिस तरीके से दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाई है। आप कहीं कहीं के ऊपर तो दिखा देते हैं जहां पे आप देखते हैं कि यहाँ दिखाना तो, लेकिन बहुत जगह चलिए आप क्यों नहीं बात करते? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, मैं एक मैसेंजर हूं, मुझे शूट मत करिए, डोंट शूट द मैसेंजर। एक मैसेंजर हूं मैं। अब राजीव जी की तरफ रुख कर लेता हूं क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है। ठीक है शहजाद जी, जब खुद पे सवाल उठते हैं तो आप मीडिया पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इसमें हम नहीं उलझेंगे, मैं और तू की बहस में हम नहीं उलझेंगे। हम शहजाद जी हम नहीं निभा रही है। आप देखिए कि किस तरीके की कल उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की अव्यवस्था थी। आप देखिए पर्चे लीक हो रहे हैं, लेकिन वही मीडिया तस्वीरें दिखा रहा है, वही न्यूज़ 24 तस्वीरें दिखा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ताओं से कठोर सवाल पूछ रहा है। राजीव जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।